हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पूरे साल भर बाद मिल रहे हैं हम। पिछले साल मैंने आप लोगों को क्लास 7th के कुछ ही वीडियो डाले थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मुश्किल समय जल्द ही बीत जाएगा और हम स्कूल में जाकर सामान्य जीवन जिएंगे और सामान्य रूप से पढ़ाई करेंगे अध्यापिका के साथ, सब बच्चे कक्षा में बैठकर खेल कूद कर। पर ऐसा नहीं हुआ। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग बीमार हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं और ये कोरोना वायरस इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, चाहे उन वैक्सीन के द्वारा और भी किसी भी प्रकार से प्रार्थना से ये सब दूर होना चाहिए और एक सामान्य जीवन हम सबको फिर से मिलना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना समय यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं, कुछ पढ़ाई करें। तो चलो अब हम फिर से शुरू करते हैं। और आज का ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ है वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और पूरा हमारी भाषा इसी वर्ण पर आधारित होती है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप फिर से अपनी पढ़ाई को एक सुचारू रूप दे पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं व्याकरण से। और ये पाठ कक्षा 6 के लिए, कक्षा 7th के लिए और कक्षा 8 के लिए एक बराबर ही रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ण के बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है व्याकरण में कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या होता है? वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार और उसके बाद वाक्य विचार। तो वर्ण जिससे शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य। तो वाक्यों के द्वारा हम बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी हम समाचार पत्र, सब कुछ वाक्य के द्वारा तैयार होते हैं। पर इनके मूल में सबसे छोटा जो तैयार होता है, तो क्या होता है? वो क्या होता है सबसे छोटा? वो होता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर वर्ण नहीं होगा तो हम कितनी बड़ी बड़ी जो ग्रंथ हैं, कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, कुछ भी नहीं सोच सकते बिना वर्ण के। तो वर्ण के बारे में हमें पता होना जरूरी है। कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या सीखते हैं? उनके वर्ण पढ़ते हैं। जब हमें वर्ण पढ़ लेते हैं, उनको पहचानने लगते हैं, तभी हम भाषा को सीख पाते हैं। किसी भी भाषा को हम सीधे शब्दों से और वाक्यों के द्वारा नहीं सीख सकते। इसीलिए जब भी हम कोई भी भाषा सीखना शुरू करते हैं, जैसे हमने हिंदी सीखी तो हमने उसकी वर्णमाला सीखी। और अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले इंग्लिश में ABCD पढ़ते हो ना, अल्फाबेट्स पढ़ते हो। इसी प्रकार से जब हम फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उनके वर्णों के बारे में पढ़ना होता है। तो बच्चों, हमें पता लगा कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। आप सब लोगों ने अगर अपनी कॉपी निकाल ली है और पेन ले लिया है हाथ में, तो आप लिख भी सकते हो साथ साथ, क्योंकि जब आप अपने शब्दों में इसको लिखोगे तो ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब और सबसे बड़ी बात है, वर्ण की ये पहचान होती है कि वर्ण उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो जो वर्ण होता है वो, उसको जो सब छोटा वर्ण होता है और उसके हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते, उसके खंड नहीं कर सकते, उसको 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो आप लोग कह रहे होंगे कि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक जैसे वर्णमाला होती है ना, आप लोग सब लोग जानते हैं ना वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या होता है? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो आप बोलोगे कि आपकी अध्यापिका ने तो बताया है कि क के अंदर जब आप वर्ण विच्छेद करते हो तो क में से अ निकलता है ना, तो उसके तो वर्ण विच्छेद हो जाता है। तो ये वर्ण विच्छेद है। पर अब जब हमने क में से अ निकाल दिया तो ये हमारे पास 2 वर्ण आ गए। ठीक है, अब हम इस वर्ण का क में लग गया हलंत और उसके साथ आ गया उसका स्वर निकलकर अ। तो जो अ है, इसके हम और खंड नहीं कर सकते, और वैसे भी स्वर के तो हम टुकड़े कर ही नहीं सकते। रही बात व्यंजन की, तो हर एक व्यंजन को बोलते हैं जब हम पूरा, तो उसके अंदर एक स्वर छुपा होता है। क्योंकि जब हम जैसे साउंड निकालते हैं ना, बोलते हैं क, ख, ग, घ, तो इसके साथ हमारी एक अ की साउंड आ रही है ना, अ की एक आवाज।
जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो हम इसी आवाज को अ के आवाज को अ अलग कर देते हैं। अब क्या होता है कि हम लिखने का तरीका बदल जाता है। अभी तक तो हम क लिख रहे थे, अब हम लिख रहे हैं क में हलंत लग गया। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? क, और अ इसका एक स्वर हो गया। तो अब इस क में जो हलंत लगा है, इस हलंत लगे हुए क के और टुकड़े नहीं कर सकते। ये एक वर्ण है, एक अकेला वर्ण, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ गए? तो यहाँ पर जैसे मैंने एक आपको उदाहरण आप देख सकते हो, सोहन, स के साथ हमने लगाया है, स में हलंत लगाया। इसका मतलब हम इसको जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें हलंत लगाकर लिखते हैं वर्णों को, क्योंकि उसके अंदर से हम स्वर अलग करते जाते हैं। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद करने में जितने भी हम जब जो भी मात्रा होती है, जो भी व्यंजन के अंदर स्वर होते हैं, उनको हम अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, स हलंत प्लस ओ, ये एक स्वर है, प्लस ह हलंत, ह में क्या छुपा हुआ है? एक अ की साउंड छुपी हुई है। ठीक है, तो हमने अ अलग कर दिया, प्लस न, सो ह न, अब न में भी हलंत और प्लस अ। इस प्रकार से ये जो वर्ण विच्छेद हुआ, अब ये एक वर्ण एक ही है, दो नहीं है, तो इसके और हम इनको टुकड़े नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया कि किसी भी वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, दो खंड नहीं किए जा सकते। तो अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो आपने देखा होगा कि वर्णमाला में ऊपर स्वर दिए होते हैं और नीचे व्यंजन दिए होते हैं। ठीक है, तो जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। हम किसी भी, अगर आपने जो अरेंज करके लिखे हुए हैं वर्ण, वो ही वर्णमाला कहलाते हैं। हम किसी को भी ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास वर्ण लिखे हुए हैं तो उनको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे जब तक कि वो एक क्रम में ना हो। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद हैं दो, स्वर और व्यंजन। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि क्लास 6 में आप लोग वर्णमाला लिखोगे बुक में से देखकर, 7th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे वर्णमाला लिख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर वर्णमाला लिख लोगे तो आप लोगों को पता होगा कि 11 स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये हमारे स्वर हो गए 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33। पर व्यंजनों में अगर आप अलग अलग बुक उठाओगे तो आपको कुछ भेद, मतलब उसमें कुछ मतभेद दिखाई देगा। कहीं कितने व्यंजन, तो आप लोग इनकी संख्या पे मत जाओ। जो बेसिक रूप से माना जाता है वो उसमें 11 स्वर माने जाते हैं और उसके 33 व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो स्वर होते हैं, इन स्वरों को देखें तो स्वर हमेशा मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग देखिए कि मैंने स्वरों के आगे उनको किस प्रकार से मात्रा में प्रयोग करना है ये दिखाया है। तो मैं इसे र में दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा र में गलतियां करते हैं मात्रा लगाते समय। जब भी वो ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो र के नीचे लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। र की मात्रा, र में जब ऊ की मात्रा लगती है तो वो उसके बीच में लगती है। ठीक है, यही सही तरीका है। अगर आप नीचे लगाते हो तो आपका शब्द गलत हो जाता है। तो सबसे पहले होता है अ, तो ये र है, र में एक अ छुपा हुआ है, इसलिए इसमें हलंत नहीं दिख रहा है। ये र पूरा है, इसके अंदर अ छुपा है, र। दूसरा आ, रा, ई, री, उ, रु, ऊ, रू, ए। अब री की कोई मात्रा नहीं होती। री को हम ऋषि के रूप में री को प्रयोग करते हैं, या फिर इसका प्रयोग हम पैरों में करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कोई मात्रा के रूप में नहीं दिखा सकते। ए की मात्रा रे, ए की मात्रा रे, ओ की मात्रा रो और औ की मात्रा रौ। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इनसे आप अपने अलग अलग नए नए शब्द भी बना सकते हो इनको और अच्छे से करने के लिए। जैसे र से रक्त, रा से शब्द बना सकते हो आप कोई भी, राम, है ना। री से छोटी री लगती है रिक्त, खाली कहते हैं ना, रिक्त स्थान। और री बड़ी रा से बड़ी ई की मात्रा लगा के आप बना सकते हो रीता।
रीमा, कोई भी नाम बना सकते हो, या रीझ, कृष्ण जी का रूप पर मैं रीझ गई, मतलब एक तरह से बलिहारी जाना। इसी प्रकार से रुक, रा में छोटे ऊ की मात्रा, और रूठना बड़े ऊ की मात्रा। रेत, रेत जानते हैं, रेत जिसमें हम लोग घरौंदे बनाते हैं समुद्र के किनारे। और रैन, रैन रात। रोता, रोता हुआ बच्चा देखा। और रौंद देना, सारा उसने मैंने अपनी गुड़िया के लिए एक रेत का घर बनाया था और मेरे भाई ने आकर उसको रौंद दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन शब्दों का प्रयोग भी अच्छी से अभ्यास कर सकते हो प्रयोग करके। अब हम आते हैं स्वरों की, कितने भेद होते हैं स्वर के। तो हमने देखा वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्वर की। ठीक है, तो स्वर के भेद होते हैं 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? छोटे स्वर, लघु, छोटा। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसलिए इनको छोटा स्वर कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो जैसे अगर मैं इन स्वरों की बात कर रही हूं तो जो सबसे कम समय ले रहे हैं वो कौन कौन से स्वर हैं? अ, देखो अ, ई, उ और री, इनको बोलने में हमें सबसे कम समय लग रहा है। पर अगर हम आ, ई, उ, ए, ओ, औ बोले तो इनको खींचना पड़ता है और इनको अधिक समय लग रहा है। तो इसलिए हमने ह्रस्व स्वर कौन से लिए? जिनको बोलने में कम समय लग रहा है। तो वो अगर हमने स्वरों में से निकाल लिए तो ये 4 हैं। कौन कौन से हो गए? अ, इसको हम ऐसे बोल लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, तो ये 4 हमारे हो गए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, हमें जो पैरों में र लगा हुआ है इसलिए इसको हम ह को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं और र को पूरा। ह्रस्व, र पूरा है और ह आधा, ह्रस्व। अब दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ मतलब बड़ा, लंबा। तो दीर्घ को हम अब हम किसको दीर्घ कहेंगे? किन स्वरों को हम दीर्घ कहेंगे? आपको समझ में आ गया ना कि छोटे स्वर जब हमारे पास निकल आए 4, तो जितने बाकी बचे हैं वो क्या हो गए? दीर्घ, बड़े स्वर हो गए। तो हम इसको कैसे हम इसे परिभाषित कर सकते हैं दीर्घ स्वरों को? इनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय। ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उनसे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों को बोलने में। और ये कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर हो गए हमारे पास 7। 4 हो गए ह्रस्व स्वर और 7 हो गए दीर्घ स्वर। तो हमारे पास कुल संख्या हो गई 11। 7 और 4 11। तो ये हमारे हो गए स्वर। अब एक स्वर और आता है, इसे कहते हैं प्लुत स्वर। तो इनको प्लुत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। जब भी हम कंपेयर करते हैं, जब भी हम किसी से, अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो हम किससे कर रहे हैं यहाँ पर तुलना? ह्रस्व स्वरों के बोलने में लगे समय से। तो ह्रस्व स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उनसे 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों को बोलने में, और उनसे 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वरों को बोलने में। ये इसकी एक परिभाषा है, इसको एक पहचान है। परंतु हम इसको और भी लंबा टाइम भी ले सकते हैं। कई बार हम इसको और भी लंबा करके भी खींच कर भी बोल सकते हैं, 3 से भी ज्यादा समय ले सकते हैं। तो इसमें इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं ओम, तो ओम को हम अगर ओम बोलते हैं तो ये दीर्घ स्वर की तरह बोला जाएगा, पर अगर हम इसको बोलेंगे ओम तो ये प्लुत बन जाएगा। तो कोई भी स्वर जिसको अगर हम खींच कर बोलते हैं तो वो प्लुत बन जाता है। हे राम, हाय। तो जब आप किसी भी स्वर को अगर खींच कर बोलोगे तो वो प्लुत में बदल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनमें कुछ इन्हीं स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। जब भी हम किन्हीं स्वरों को खींच कर बोलते हैं
तो वो प्लुत बन जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप अपने किसी संगीत की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उस समय पर आपको जब लिख कर दिया जाता है गीत, तो उसमें कई बार एस की तरह बना होता है, साइन बना होता है एस की तरह। तो जहां जहां पर भी खींचना होता है, जिस स्वर को लंबा खींच कर ना होता है, वहां पर वो एस बना दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो प्लुत स्वरों के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, वो प्लुत स्वर हो गए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कोई अगर जहां भी परेशानी आ रही है, जो भी आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि। मैंने अभी आपसे वर्णमाला के बारे में बात की। वर्णमाला में सबसे ऊपर होते हैं स्वर, जिनकी संख्या 11 होती है, पर साथ में आपने देखा होगा कि अंग और आहा भी होते हैं, जिन्हें हमने स्वरों में शामिल नहीं किया, क्योंकि ये आयोगवाह कहलाते हैं। तो आयोगवाह में जो अंग है वो अनुस्वार कहलाता है, जो वर्ण में एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हो अनुस्वार के: संत, गंगा, कंठ, संधि, मंदिर, पंखा, ये अनुस्वार कहलाते हैं। और अब हम बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक चंद्र बिंदु की तरह प्रयोग होता है, एक चांद और उसके साथ एक बिंदी। तो इसके उदाहरण हैं आंख, मुंह, दांत, आंगन, टांग, सूंघना। विसर्ग का प्रयोग होता है जब किसी शब्द में ह की साउंड निकलती है, ह की ध्वनि, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। आगत ध्वनि: कॉलेज, डॉक्टर, टॉफी, स्टॉप, ट्रॉली। आप इनका उच्चारण देख रहे हैं, यहाँ पर हम कॉलेज नहीं बोल रहे, कॉलेज। तो इसी ध्वनि को, इस औ की ध्वनि को निकालने के लिए आगत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम डॉक्टर ना बोलें, डॉक्टर। तो अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण हेतु हम आगत ध्वनि प्रयोग करते हैं, जो एक चांद की तरह लगती है, सिर्फ चांद। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो वैसे तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो होगा व्यंजन के ऊपर, जो कक्षा 8 के लिए है, पर आप क्लास 6 और 7 के बच्चे भी उसको देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि व्यंजन के भेद वो 8th में पढ़ेंगे। साथ ही उसमें संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और सबसे बड़ी बात कि र के विभिन्न प्रयोग मैं बताऊंगी, जिसके कारण आप लोग कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हम इसका उच्चारण कैसे करें, अगर रा ऊपर लगाए, अगर रा पैरों में लगाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने माता पिता का और बड़ों का कहना मानो, और ऐसे काम करो जिससे बड़ों को बहुत खुशी मिले और आपको आत्मसंतोष। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। धन्यवाद।